नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। हमारा देश भारत आगे बढ़ रहा है, लगातार तरक्की कर रहा है और नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। खास तौर पे चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है रोबोटिक सर्जरी की, जिसके प्रणेता हैं डॉक्टर अनूप कुमार जी। उदय इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत आपका वेलकम सफदरजंग अस्पताल में, और यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ, तो दर्शकों को बता दें कि सफदरजंग हॉस्पिटल में लगभग 400 रोबोटिक सर्जरियाँ की गई हैं, जिसका नेतृत्व डॉक्टर अनूप कुमार जी ने किया। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने हमें इंटरव्यू का मौका दिया है आज। और उन 400 सर्जरीज में से 200 सर्जरीज का वेबकास्ट किया गया है, जिसे दुनिया में हज़ारों लोगों ने देखा और उससे सीख हासिल की है। डॉक्टर साहब, आपको पहले तो ये बताएं कि ये इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी योजना आपके नेतृत्व में हुई, इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जब मैंने रोबोटिक क्लिनिकल फेलोशिप के लिए सोचा, उस समय भारत में रोबोटिक ट्रेनिंग के कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे। 2013-14 की बात है। तो मेरे को यूएस अमेरिका जाके वो फेलोशिप करना पड़ा 2 साल का। और जब वो फेलोशिप करके हम वापस आए तो मेरे मन में ये था कि भारत भी जैसे हम लोग को बाहर जाना पड़ता है अमेरिका यूरोप सीखने के लिए, हम क्यों ना भारत में इतना हम अपने आप को निर्भर बना लें कि भारत से बाहर हमें जाना ही ना पड़े सीखने के लिए, इनफैक्ट हम लोगों को सिखाएं। तो ये सोच के ही मैंने आके ये प्रोग्राम शुरू किया। 2017-18 में शुरू किया। और उस समय हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया था, ऑनलाइन ई हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें 52 जो हमारे प्रीमियर मेडिकल कॉलेज हैं पूरे देश भर में, जिसमें एम्स, पीजीआई और एसजीपीजीआई और सफदरजंग भी आता है, उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया कि आप इसमें ट्रेनिंग का कुछ करिए ताकि हम पूरे भारत में दूर दूर दराज के कॉलेज को भी हम ट्रेन कर सकें। उस समय हमने ये सुझाव दिया कि हम इस तरह का एक वेबकास्ट शुरू करना चाहते हैं जिसमें हम सर्जरी करेंगे, और सर्जरी से हमारे यंग और जो दूसरे ट्रेनीज़ हैं वो उसको सीखेंगे देखकर, और उससे वो अपने पेशेंट्स की और बेहतर चिकित्सा कर पाएंगे। तो ये हमने स्टार्ट किया था, और उसके बाद से हम ये चलता ही जा रहा है। 6 साल में हमने 200वां इंटरनेशनल लाइव वेबकास्ट ख़त्म किया अभी 2 दिन पहले। और इसमें हम एक रोबोटिक सर्जरी दिखाते हैं और एक 3D लैप्रोस्कोपिक सर्जरी दिखाते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरीज होती हैं, और रिकन्स्ट्रक्टिव बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरीज दिखाते हैं। और ऑल्दो हमने रोबोट की कई सौ सर्जरियाँ कर चुके हैं, लेकिन जो दिखाई लाइव हैं वो हमने इसमें 200 लाइव दिखाई हैं। इससे क्या होता है कि ना सिर्फ भारत में बल्कि 20 कंट्रियाँ हैं जो पूरे वर्ल्ड की इसमें देख रही हैं, जिसमें अमेरिका है जहाँ से हम खुद सीख के आए थे। अब अमेरिका हमें यहाँ से देखता है तो हमें बड़ा गर्व होता है कि चलो भारत एटलीस्ट इनका एक तरह से लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है। और ना सिर्फ अमेरिका, यूरोप, यूके, कनाडा, साउथ अफ्रीका, सार्क नेशन सारे हमारे वो देख रहे हैं, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ देख रही हैं, मिडल ईस्ट देख रहे हैं, कोरिया देख रहे हैं, जापान देख रहे हैं। ये सब कंट्री 20 कंट्री इस समय हमें देखते हैं, और 12,000 से ज़्यादा यूरोलॉजिस्ट पिछले 6 साल में ट्रेनिंग ले चुके हैं। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, कहावत है, एक पंथ दो काज या एक तीर से दो शिकार। पहला तो रोबोटिक सर्जरी समय कम लेती है, ज़्यादा परफेक्ट होती है। दूसरा, इससे ट्रेनिंग पर्पस भी सर्व होता है। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल, जो हमारा पर्पस था उसको स्टार्ट करने का यही था कि हम ट्रेनिंग कराएं लोगों की, क्योंकि जो बेस्ट टूल ऑफ ट्रेनिंग माना गया है अभी तक लिटरेचर में वो है लाइव सर्जरी से सीखना। इससे बढ़िया कोई ट्रेनिंग टूल नहीं है। इसलिए हमने कहा, और लाइव सर्जरी करने में कई दिक्कतें इसलिए आती हैं कि जो सर्जन है उसको बड़ा ही स्किल्ड होना चाहिए, क्योंकि इस लाइव जब कोई आपको देख रहा है तो आप कई बार नर्वस हो जाते हैं, और आपकी टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए, और केस सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। और इसीलिए आप जानते हैं कि हमारे जो आदरणीय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी, वो बड़े इससे खुश हुए, और उन्होंने खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट से इस पूरे प्रोग्राम को ट्वीट किया है। और उन्होंने लिखा है कि अब भारत वर्ल्ड को लीड कर रहा है ट्रेनिंग में, एडवांस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और लैप्रोस्कोपी, जो हम पहले बाहर सीखने आते थे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको स्किल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स दिखा रहे हैं सर्जरीज़ की। वो हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं दूर दराज में बैठे हुए कहीं दूसरे वर्ल्ड से भी, और हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और हम उनकी सारी क्वेरीज़ का आंसर देते हैं। तो इससे आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में हम और इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, और देशों को भी जोड़ने वाले हैं।
सबसे अच्छी बात है क्योंकि मंत्रालय के एनएमसी के पोर्टल से जा रहा है, ये फ्री एक्सेस होता है, किसी को पैसा नहीं देना पड़ता और इसको आप अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर कहीं भी बैठकर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ा ही सहज है सीखना, इसलिए लोग उसको पसंद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आपने 12,000 डॉक्टर को प्रशिक्षित किया है सर्जरी के लिए, तो क्या इसमें कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम है कि उन्होंने कितना सीखा, क्या सीखा, और कोई आप लोग टेस्ट भी लेते हैं उसके बाद? देखिए, इसमें क्या है कि जो लोग इस देख रहे हैं ये कोई बहुत ही जो है जिसे कहते हैं कि स्टूडेंट लेवल के डॉक्टर्स नहीं हैं। ये सब वो डॉक्टर्स हैं जो ऑलरेडी एमसीएच या मास्टर्स ऑफ न्यूरोलॉजी कर चुके हैं और जो अपने अपनी फील्ड में इस समय काम कर रहे हैं। क्योंकि जो सर्जरी हम दिखाते हैं बहुत ही हाईली एडवांस सर्जरीज होती हैं, ये बहुत ही स्टूडेंट्स लेवल के लिए नहीं होती हैं। तो हमने जो 12,000 डॉक्टर्स का नाम बताया, ये सारे ट्रेन डॉक्टर्स ऑलरेडी हैं, दे ट्रेन न्यूरोलॉजिस्ट हैं और सिर्फ हमने इनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने का काम किया। तो इसका हमारे पास फीडबैक बीच बीच में आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, फीडबैक आते रहते हैं कि पहले वो क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं। पहले वो किस सर्जरी को कर पाते थे, अब कौन सी सर्जरी कर रहे हैं। पहले वो सर्जरी को रेफ़र कर देते थे अपने एरिया से किसी एडवांस सेंटर में, आजकल वो उसको खुद कर पा रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पेशेंट को कितना फ़ायदा हुआ। पहले पेशेंट को रेफ़र कर दिया जाता था हायर सेंटर में, तो उसको ट्रैवल करके उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता था। अब उसको अपने ही एरिया में जहाँ वो रहते हैं वही चिकित्सा वो पेशेंट डॉक्टर दे पा रहे हैं। तो हमारा मेन पर्पज़ यही था कि हम पेशेंट्स को इधर से उधर रेफ़र ना करना पड़े, जहाँ तक हो सके हम उस इलाके में ही उनका इलाज करा पाएँ। ऑफ कोर्स उसके लिए आपकी फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, बट डॉक्टर की स्किल्स को हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में और ज़्यादा हम लोगों को तैयार कर पाएंगे और रोबोटिक्स के फील्ड में भारत एक लीडर बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अहम बात बताई कि बहुत कम खर्च में बहुत अधिक सुविधाएं रोबोटिक सर्जरी देती है और 12,000 डॉक्टरों को इसमें ट्रेनिंग भी दी गई। लेकिन ये रास्ता इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि आप जैसा कि रिपोर्ट्स आई हैं कि 18 करोड़ रुपए की रोबोटिक सर्जरी मशीन खरीदी गई और आपने इसको लीड किया। आप हमें इस संघर्ष की कहानी बताएं कि कैसे कैसे ये संभव हो पाया। ये देखिए, अभी जो हमारी गवर्नमेंट है, मैं उसका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट हैं इन्होंने हमेशा अच्छे जो प्रयास किए जाते हैं उसको सपोर्ट किया है। और जब सफदरजंग में ये प्रयास स्टार्ट किया गया हमारे द्वारा कि हमें यहाँ पर रोबोट, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पहला रोबोट लगाना चाहते हैं, तो उस समय इसको सपोर्ट किया गया। हेल्थ मिनिस्टर ने सपोर्ट किया, सेक्रेटरी ने सपोर्ट किया, डीजी ने सपोर्ट किया। तीनों ही जो हमारे बिल्कुल हाई ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया और इसलिए इसको हम लाने में ऑलरेडी 4 साल लग गए, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, आप जानते हैं सरकारी उसमें, क्योंकि बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। लेकिन उसके बाद भी समय पर ये आ गया रोबोट और इसको जब लॉन्च किया गया था तब हमारे हेल्थ मिनिस्टर खुद आए थे इसको लॉन्च करने के लिए और उन्होंने भी यही बोला था कि हम चाहते हैं कि सफदरजंग अस्पताल एक लीडर बने पूरे भारत में रोबोटिक सर्जरी के लिए, ट्रेनिंग के लिए और पेशेंट की केयर के लिए। जैसा उन्होंने बोला वैसे ही यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है पिछले 5 सालों से और अब आप देख सकते हैं कि पूरे भारत से दूर दूर दराज से पेशेंट रेफ़र होकर सफदरजंग आते हैं, कैंसर सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट। और हम बताना चाहेंगे कि रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट हमने चालू किया यहाँ पर, इसको स्टार्ट हुआ अभी अब 8 से 9 महीने हो चुके हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट हमने स्टार्ट किया और किसी सरकारी अस्पताल में ये अभी नहीं होता था। तो ये सुविधा हमने पेशेंट्स को देनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट में इसका खर्चा 8 लाख आता है। पेशेंट एक गरीब आदमी तो उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता था। इसलिए हमारे यहाँ ये फैसिलिटी आने से अब एक आम आदमी, एक गरीब आदमी को ये हम फैसिलिटी दे पा रहे हैं। और हमारा मोटो बिल्कुल क्लियर है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टाइज एट नो कॉस्ट, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मोटो है और वही हमें सपोर्ट करते आए हैं। तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी जो हमारे प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, उन्होंने भी हमेशा इस तरह की हमारे प्रयासों को सपोर्ट किया है। उन्होंने तब भी ट्वीट किया था जब हमने रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट पहला किया सरकारी अस्पतालों में, उन्होंने तब भी सराहना की और अभी भी उन्होंने सराहना की। तो उनकी इन सब मोटिवेशन से ही हमारे टीम को, सफदरजंग अस्पताल को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले हमारे प्रयासों में भी हमें पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा। डॉक्टर साहब, एक आम दर्शक ये जिज्ञासा रखता है कि एक रोबोटिक सर्जरी का समय, एक नॉर्मल सर्जरी का समय,
एक रोबोटिक सर्जरी की एफिशिएंसी, एक नॉर्मल सर्जरी की एफिशिएंसी, दोनों में मतलब क्या क्या फ़र्क आता है और कैसे ज़्यादा बेहतर होता है, एक आम दर्शकों को आम भाषा में समझाएं कृपया। रोबोटिक सर्जरी में लोगों में मिथ्या होती है कि सर्जरी रोबोट कर रहा है, तो ये मिथ्या मैं हटाना चाहता हूँ कि रोबोट एक टूल है, जैसे लेप्रोस्कोपी एक टूल है। सिर्फ उसमें डिफरेंस ये होता है कि एक जो सर्जन है वो दूर बैठा हुआ है पेशेंट से, एक उसको कंसोल बोलते हैं जिसमें बैठा होता है सर्जन और एक स्क्रीन में देख रहा होता है। आपने जैसे बच्चों का 3D गेम्स देखा होगा जिसमें कुछ लीवर्स होते हैं, हम उसको हिलाते हैं और मूवमेंट्स अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं। इसी तरह से हम 2 लीवर्स को हिलाते हैं, सर्जन जो बैठे होते हैं कंसोल में वो वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। एक रोबोट के 4 आर्म्स होते हैं जो पेशेंट के अंदर हम डॉक कर देते हैं, इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर डॉक कर देते हैं, आर्म्स डॉक कर देते हैं और फिर हम ऐसे मूव करते हैं तो वो आर्म्स में मूवमेंट ट्रांसमिट होता है। तो ये मास्टर स्लेव सिस्टम है, यानी जो हम काम करेंगे वो रोबोट करेगा। रोबोट अपने आप नहीं सर्जरी कर सकता है, तो इसलिए ये हाईली स्किल्ड एक टेक्नोलॉजी है। इसके फ़ायदे क्या हैं? नंबर 1 3D विज़न, मतलब हमें डेप्थ परसेप्शन दिखता है जो कि हमारा लैप्रोस्कोपी में नहीं होता है। जो विज़न है बहुत ही क्लियर होता है, 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होता है, लाइटिंग बड़ा जो इल्यूमिनेशन होता है बहुत अच्छा होता है। हमारे जो हाथ जैसे कि हम मूव कर सकते हैं ओपन सर्जरी में, लेप्रोस्कोपी में वो 2 डिग्री होता है बस, इधर या उधर या राइट लेफ्ट और लेटरल टू मीडियल। इसमें सिर्फ हमारे 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट है रोबोटिक में, जिसकी वजह से हम एंडोरिस्ट बोलते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ऐसे मूव करता है जैसे हम ओपन हाथ में हिलाते हैं। तो इसकी वजह से हमारी सर्जरी बहुत ही प्रिसाइज, कोई ट्रेमर्स नहीं होते, फास्ट होती है, ब्लड लॉस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है और एडवांस कैंसर हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी से निकाल सकते हैं। जो पहले ओपन करते थे, 2 बड़ा 15 सेंटीमीटर का चीरा लगाते थे, वो चीरा अब ख़त्म हो गया है। छोटे छोटे की होल से सर्जरी हो जाती है, पेशेंट 1 से 2 दिन में घर चला जाता है, उसकी रिकवरी फास्ट हो गई है, पेन का मेडिकेशन नहीं लेना पड़ता है, ब्लड लॉस के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जो कैंसर पेशेंट्स में आउटकम्स आ रहे हैं वो पहले के मुकाबले बहुत बढ़िया हो गए हैं, इसलिए अब पेशेंट डरता नहीं है सर्जरी कराने के लिए। पहले पेशेंट डरते थे कि अब मैं सर्जरी कराने जाएंगे तो हमारा पेशाब लीक ही करता रहेगा, जैसे कैंसर प्रोस्टेट होता है। अब इतनी बढ़िया सर्जरी होती है कि पेशेंट को पेशाब लीक नहीं करता है और पेशेंट 3 से 4 दिन में नॉर्मल ऑफिस जाना शुरू हो जाता है। तो ये सारे फ़ायदे रोबोट के हैं और अब रोबोट जो है अपनी जगह भारत में बना चुका है। विश्व में तो ये ऑलरेडी 20 साल से है, भारत में भी इसको आए हुए अब 15-16 साल हो गए हैं। अराउंड 100 रोबोट पूरे भारत में लग चुके हैं। आने वाले समय में और रोबोट लगने वाले हैं, क्योंकि भारत सरकार भी चाहती है कि एडवांस टेक्नोलॉजी सब जगह पहुँचे और आने वाले समय में पेशेंट्स को और उसकी सुविधा मिलने वाली है। डॉक्टर साहब, अभी तक रोबोट हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से ज़्यादातर इंपोर्ट होता है रोबोट हमारा? जो रोबोट है अभी इस समय जो सबसे बड़ी कंपनी है वो डाविंची करके है, इंट्यूटिव कंपनी का नाम है और डाविंची रोबोट का मॉडल का नाम है। ये अमेरिका में स्थित कंपनी है जिसने इसको पहली बार बनाया था और अभी तक वही लोग सप्लाई कर रहे थे, बट अब 4-5 और नई कंपनियां आ गई हैं विश्व में और धीरे धीरे करके वो भी रोबोट बनाने के लिए उन्होंने एक मॉडल बनाया, फिर उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपके पास और 5 से 6 कंपनियां आने वाली हैं जो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, पेशेंट्स को जो कॉस्ट ट्रांसमिट होता है, हम प्राइवेट अस्पताल की बात कर रहे हैं, वो कॉस्ट भी कम हो जाएगा और इसमें सर्जरी में कंज्यूमेबल लगते हैं पर केस में, वो कंज्यूमेबल का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो आने वाले समय में हम देखते हैं कि ये और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो इफेक्टिवनेस उसमें कोई किसी को डाउट ही नहीं है, क्योंकि इफेक्टिव तो ये बहुत ज़्यादा है, ओपन और लेप्रोस्कोपी से कई गुना बेहतर इफेक्टिव है। सिर्फ कॉस्ट का इशू आता है और कॉस्ट को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए मुझे लगता है जो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो ये कॉस्ट इफेक्टिव बन जाएगा। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा विषयांतर करते हैं, हम लोग बात करेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की। तो यूरोलॉजी में किडनी ट्रांसप्लांट का जिक्र किया आपने, तो हम जानते हैं कि भारत में ऑर्गन डोनेशन का सिस्टम बड़ा उलझा हुआ है और इसको और सुलझाने की आवश्यकता है ताकि लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए जागरूक हो सकें, और इस पे क्या विचार है आपका? देखिए, हमारी जो प्रेजेंट सरकार है वो इस पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद मन की बात में 2 बार अभी हाल ही में बोला है कि ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करना है और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, अभी उन्होंने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है, 1 नेशन 1 ऑर्गन डोनेशन एलोकेशन पॉलिसी, जिसके अनुसार अब ऑर्गन डोनेशन और एलोकेशन ईजी हो गया है। पहले पेशेंट्स को एक स्टेट में रजिस्टर करना, जिस स्टेट के वो हैं उसी में रजिस्टर करना पड़ता था, दूसरे स्टेट में जाके नहीं करा सकते थे। अब उन्होंने बोला है क्योंकि पूरा भारत एक है तो कोई स्टेट वाइज बाउंड्रीज नहीं होंगी, आप किसी भी राज्य में जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। नंबर 1, जो उसमें कॉस्ट लगता है रजिस्ट्रेशन का, वो कॉस्ट भी वेव ऑफ कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा।
और इसके अलावा जो एज थी पहले एक लिमिट रखी थी कि 65 के ऊपर 70 के ऊपर आप ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, उस एज को भी इन्होंने अभी वेव ऑफ कर दिया है, प्रोवाइडेड कि पेशेंट फिट हो सर्जरी के लिए। तो ये बहुत ही सराहनीय 3 जो उन्होंने अभी चेंजेस लाए हैं। इससे एलोकेशन की पॉलिसी और ऑर्गन डोनेशन को और इसको फ़ायदा मिलेगा और प्रबल लोग उसमें आगे आके काम करेंगे। लेकिन डेफिनेटली इसमें बहुत काम होना अभी बाकी है। और इसमें जो नोटो आप समझते हैं, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, सब डिवीजन के अंदर ही है। ये नेशनल बॉडी है जो सरकार ने बनाई थी इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए। इसको बने हुए 2010 में स्टार्ट हुआ था और अब ऑलमोस्ट 13 साल हो गए हैं। और ऑर्गन डोनेशन की जो हमारा रेट है, हम डिजीज ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं, जिसमें पेशेंट का जब ब्रेन डेड होता है तब हम उसके ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। एक आदमी 8 लाइफ्स को बचा सकता है। तो वो जो ऑर्गन डोनेशन रेट है, डिजीज ऑर्गन डोनेशन रेट, पहले भारत का अराउंड 0.5 to 0.6 पर मिलियन पॉपुलेशन होता था, अब वो बढ़ के 0.8 to 0.9 आया है, जिसमें सभी लोगों का प्रयास शामिल है। सरकार का है, नोटो के साथ साथ NGOs हैं, कई NGOs इसमें काम कर रही हैं, जिसमें आपके उदय इंडिया भी हैं और मोहन फाउंडेशन भी हैं, दधीची देहदान समिति हैं। तो इसमें बहुत सारी अच्छे NGOs हैं जो काम कर रही हैं। मीडिया का भी बहुत रोल है इसमें। तो अभी लेकिन काम बहुत बाकी है। इसलिए अभी भारत सरकार चाहती है और सारे जो सोसाइटी के जो हमारे लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा मिले। और हम चाहेंगे कि जो रेट है हमारा डोनेशन का, वो अभी अराउंड 1 के करीब पहुंचा है पर मिलियन। हम इसको 5 पर मिलियन तक अगर पहुंचा पाएँ तो इससे हमारे जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो कम हो सकता है। डॉक्टर साहब, ऑर्गन डोनेशन में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो होती है मोटिवेशन की कमी। लोग डरते हैं ऑर्गन डोनेशन में, तो इस हेजिटेशन को दूर करने के लिए मतलब क्या किया जाना चाहिए? इसमें हमारे को एक 360 डिग्री मूवमेंट एक स्टार्ट करना है, जो ऑलरेडी चालू हो चुका है। इसमें हमें सारे रिलीजियस लीडर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, सोसाइटी के बड़े बड़े जो हमारे अलग अलग सेक्शंस हैं उनके लीडर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। सेलिब्रिटीज़ ऑलरेडी इसके पार्ट हैं, हमारे जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल लीडर्स वो ऑलरेडी इसके पार्ट हैं, और मीडिया, ऑफ कोर्स मीडिया सबसे बड़ा इसमें एक रोल अब निभा सकता है। सबको मिलकर हमें 2-3 बातों को बताना है। पहली बात कि हम जब सपोज मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे ऑर्गन्स मेरे साथ या तो दफना दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं। तो वो आपको पता है कि मरने के बाद तो ऑर्गन्स वेस्ट हो जाते हैं। अगर मैं जाते जाते 8 लोगों को ज़िंदगी दे जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मेरे परिवार वालों के लिए भी और मेरी सोसाइटी के लिए भी एक बड़ी गर्व की बात होगी कि मैं जाने के बाद भी जिंदा हूँ 8 लोगों के अंदर। तो मुझे लगता है कि वो एक जज्बा जब हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हम अपने ऑर्गन्स को वेस्ट नहीं करेंगे। और हर साल 2 लाख लोग जो हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। अगर हम उन 2 लाख पेशेंट्स को जो हमारे डेथ हो रही है उनको अगर हम इस पूल में कन्वर्ट कर पाएँ तो हमारे जो भारत में 2 लाख की अराउंड रिक्वायरमेंट है किडनी ट्रांसप्लांट की हर साल, वो हम पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ ये 1 दिन में 2 दिन में नहीं होने वाला, इसका कंटिन्यूस प्रोसेस चलने वाला है, सभी का सहयोग चलता रहेगा। बट अभी हम देख रहे हैं कि ये डोनेशन बढ़ा है, नॉर्थ इंडिया में भी बढ़ा है, साउथ में तो पहले से ही बढ़ा हुआ था, और आगे वाले समय में भारत का भविष्य इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि अब लोग उसमें सजग हो रहे हैं। लेकिन भारत की पॉपुलेशन 140 मिलियन आप जानते हो चुकी है, तो इसलिए जैसे भारत इस समय लिविंग ट्रांसप्लांट में अभी टॉप 3 में आता है, तो मेरे को ऐसी उम्मीद है कि अगले 10 सालों में हम कैडेवर यानी डिजीज़ ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी टॉप 10 में आ पाएंगे। बहुत खूब। तो डॉक्टर साहब का संदेश बड़ा स्पष्ट है कि आप एक जीवन से 8 जिंदगियां बचा सकते हैं, यानी कि आपका शरीर भले ही नष्ट हो जाए लेकिन आप 8 शरीरों में आप जीवित रह सकते हैं। ये एक अमरता का मार्ग है और ये संदेश कोई छोटा संदेश नहीं है। इसे खुद डॉक्टर साहब अनु कुमार जी ने दिया है, जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं और एम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने बहुत सारी अहम बातें बताई। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उदय इंडिया का और उम्मीद करेंगे कि आगे भी उनका मार्गदर्शन इसी तरह से हमारे लिए जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।